हेलो दोस्तों, फोकस एग्जाम्स में आपका स्वागत है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में करंट अफेयर से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इस लेक्चर सीरीज में हम करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हाल ही में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी द्वारा सचिन पायलट सहित 19 कांग्रेस विधायकों को एक नोटिस भेजा गया। इस नोटिस में इन विधायकों से यह पूछा गया कि आपको अयोग्य घोषित क्यों ना किया जाए। अयोग्य मतलब डिस्क्वालीफाई क्यों ना किया जाए। तो ये एक तरह से कांग्रेस पार्टी से विधानसभा के सदस्य थे, तो इन्होंने अभी कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है। तो इस संदर्भ में अध्यक्ष ने इन्हें एक नोटिस भेजा है। इन विधायकों को उत्तर देने के लिए 17 जुलाई तक का समय दिया गया था। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष को एक याचिका दी जिसमें इन विधायकों पर बागी होने या पार्टी बदलने का आरोप लगाया है। संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत ये नोटिस दिया गया है और इस अनुसूची को हम दल बदल विरोधी कानून के रूप में भी जानते हैं। तो आज हम इसी दल बदल विरोधी कानून के बारे में बात करेंगे। दल बदल विरोधी कानून क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसके बारे में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, चाहे प्रीलिम्स में हो या मेंस में हो, हम उसको आंसर कर पाएंगे इस लेसन के बाद। तो ये हमारे एग्जाम यूपीएससी या यूपीपीसीएस या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समय समय पर इस पे मुद्दे उठते रहते हैं और इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। कुछ दिनों पहले कर्नाटक में ऐसा ही हुआ था और अभी राजस्थान में हो रहा है। तो आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे दल बदल विरोधी कानून क्या है, संविधान की 10वीं अनुसूची क्या है, दल बदल कानून से संबंधित अनुच्छेद क्या है हमारे संविधान में, कानून की विशेषताएं और इसके लाभ क्या हैं, इस कानून से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के पहले के कुछ निर्णय हैं तो उनके बारे में भी देखेंगे और इस कानून के पक्ष और विपक्ष में कुछ तर्क भी देखेंगे। दल बदल विरोधी कानून क्या है? इसे एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं और ये संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित है। संविधान की 10वीं अनुसूची को सन 1985 में 52वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था। इसका मतलब कि ये मूल संविधान का पार्ट नहीं था। दल बदल विरोधी कानून उस प्रक्रिया को बताता है जिसके द्वारा विधायकों को सदन के किसी अन्य सदस्य द्वारा याचिका करने के आधार पर विधायिका के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उनके द्वारा दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो पीठासीन अधिकारी जो वहां के सदन के अध्यक्ष होते हैं उनको पीठासीन अधिकारी बोलते हैं। तो अगर सदन का कोई दूसरा सदस्य इस तरह की याचिका करता है कि किसी दूसरे ने दल बदल किया है, तो इस बेसिस पे जो पीठासीन अधिकारी है वो जांच के हिसाब से जो उक्त सदस्य होता है जिसने दल बदल किया है उसको अयोग्य ठहरा सकता है। तो ये इस तरह का रूल है। दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय सदन के अध्यक्ष को संदर्भित किया जाता है और उनका निर्णय अंतिम होता है। तो जो सदन का अध्यक्ष है उसको पूरी पावर दी गई है कि वो किसी को डिस्क्वालीफाई कर सकता है, जो अभी हमने बात की उस बेसिस पे। कानून संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों पर लागू होता है। तो ये दल बदल विरोधी कानून जो है वो संसद के सदस्यों पर भी लागू होता है, दोनों सदन के, और इसके बाद विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों पर भी लागू होता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ये सारी चीजें प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दल बदल विरोधी कानून संविधान की 10वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ है और इसमें अध्यक्ष की बहुत ही अहम भूमिका होती है। जो सदन का अध्यक्ष होता है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। आम बोलचाल में इसको दल बदल विरोधी कानून बोला जाता है। वैसे तो ये 10th शेड्यूल है, 10वीं अनुसूची है। तो ये विधेयक 1985 जनवरी 1985 में संसद में पारित हुआ और इसमें अनुच्छेद जो हमारे संविधान के अनुच्छेद हैं 101, 102, 190 और 191 में संशोधन किया गया और संविधान की 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। तो संविधान में काफी बड़ा परिवर्तन हुआ था 1985 में। इसमें दल बदल करने वाले सांसदों और विधायकों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सांसदों पर भी लागू होता है, विधायकों पर लागू होता है, उनकी अर्हता निरस्त की जाती है। तो जो जैसे वो सदस्य हैं उनकी सदस्यता को निरस्त कर दिया जाता है और इस तरह के उपबंध इस अनुसूची में किए गए हैं और इस कानून में किए गए हैं। तो हमारे मन में प्रश्न आता है कि अयोग्यता या डिस्क्वालिफिकेशन किस आधार पर किया जाता है। तो सांसदों और विधायकों की जो अर्हता है वो निरस्त होती है, डिस्क्वालीफाई उनको किया जाता है। किस आधार पर किया जाता है? यदि कोई सदस्य जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित होता है वो स्वेच्छा से अपनी सदस्यता छोड़ देता है, तो इस तरह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है या डिस्क्वालीफाई उसको किया जा सकता है। यदि वह सदन में अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत मत देता है, जो वोटिंग होती रहती है उसमें अगर वो अपने दल के विपरीत वोट देता है या फिर मतदान में अनुपस्थित रहता है, इन दोनों केस में ही उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अगर वो 15 दिन के अंदर
अपने राजनीतिक दल से उसको क्षमा कर दिया जाता है, क्षमादान दे दिया जाता है, तो फिर वो अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। बट अगर उसको क्षमादान नहीं दिया जाता है तो इस केस में अगर कोई याचिका दायर करता है तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अगर चुनाव के बाद कोई निर्दलीय उम्मीदवार, अगर कोई चुनाव में किसी ने निर्दलीय सीट से लड़ा है चुनाव और जीतकर सदस्य बना है, तो वो चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में अगर शामिल हो जाता है तो फिर वो अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अगर कोई मनोनीत सदस्य है, जैसे राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं, तो 6 महीने बाद नामित किसी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो वो फिर क्या होता है कि अगर मनोनीत किया गया वो किसी पार्टी से नहीं है और 6 महीने बाद अगर वो कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो इस तरह से उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो ये 4 कारण हो गए जिसकी वजह से कोई विधानसभा, राज्यसभा, संसद का सदस्य अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अयोग्य कौन घोषित करता है? वो संसद या जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं या विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, उनको इस तरह की पावर दी गई है जिसको पीठासीन अधिकारी भी बोलते हैं। तो हम लोगों ने सीखा कि हमारे संविधान के कुछ अनुच्छेद हैं जो दल बदल विरोधी कानूनों से संबंधित हैं। तो वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 191 और अनुच्छेद 192। तो ये 4 अनुच्छेद हैं जो कि दल बदल विरोधी कानून से संबंधित हैं। अब हम बात करते हैं कि ये क्योंकि 2 जगह लागू होता है दल बदल विरोधी कानून, संसद में भी लागू होता है और विधानसभा में भी लागू होता है, विधान परिषद में भी लागू होता है। अगर कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का है और उसको संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत या दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया जाता है तो वो संसद के किसी भी सदन के लिए अयोग्य हो जाएगा और यह प्रावधान अनुच्छेद 102(2) के तहत दिया गया है। इसके बाद राज्य के बारे में बात करें तो एक व्यक्ति को अगर 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किया जाता है तो वो राज्य के किसी भी विधान परिषद की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और यह प्रावधान 191(2) के तहत किया गया है। दल बदल विरोधी कानून, नाम से ये लगता है कि यह दल बदल का विरोध करता है और सामान्य स्थिति में यह दल बदल के विरोध के लिए या दल बदल को रोकने के लिए ही बनाया गया है कानून। लेकिन कुछ परिस्थितियों में यह कानून दल बदल करने की अनुमति भी देता है और वो परिस्थितियां कौन सी हैं? जैसे कि ये जो कानून है वो एक पार्टी के साथ किसी अन्य पार्टी के विलय करने की अनुमति देता है। एक पार्टी दूसरी पार्टी में विलय कर सकती है और ऐसा कब कर सकते हैं? जब कम से कम 2/3 जो पार्टी विलय कर रही है उसके 2/3 सदस्य इसके पक्ष में हो, विलय करने के पक्ष में हो, तभी ऐसे केस में जो सदस्य दल बदल करेंगे उनको अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। और दूसरा ये हो सकता है कि वे सदस्य जो विलय का निर्णय लेते हैं वो भी अयोग्य घोषित नहीं होंगे और वे सदस्य जो मूल पार्टी में रहना चाहते हैं वो भी अयोग्य घोषित नहीं होंगे। अगर कुछ ऐसा होता है कि 2/3 सदस्य विलय के समर्थन में हैं और वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं और बाकी सदस्य वो पहले ही पार्टी में रहना चाहते हैं जो प्रीवियस पार्टी है, तो ऐसे केस में किसी को भी अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। तो ये 2 प्रावधान ऐसे हैं जो इस कानून के अपवाद की तरह माने जाएंगे, क्योंकि जो नॉर्मली सामान्य स्थिति में कानून है वो दल बदल का विरोध करता है, पर यहाँ पे हमने देखा कि ये जो अपवाद हैं वो दल बदल के लिए अनुमति भी देते हैं कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए। दल बदल विरोधी कानून को लागू करने के जो सभी अधिकार हैं वो अध्यक्ष या सभापति को दिए गए हैं। अध्यक्ष या सभापति को हम पीठासीन अधिकारी भी बोलते हैं। तो हम अब बात करेंगे कि पीठासीन अधिकारी अगर कोई निर्णय लेता है किसी के पक्ष में, किसी के अयोग्यता के पक्ष में, तो उसका ये जो निर्णय है वो न्यायिक समीक्षा के अधीन है कि नहीं, न्यायालय उसके इस निर्णय की समीक्षा कर सकते हैं कि नहीं अगर किसी को आपत्ति है तो। हम अगर मूल प्रावधानों की बात करें, मूल प्रावधान का मतलब है कि जब संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था तो स्टार्टिंग में क्या था? स्टार्टिंग में किसी भी न्यायालय को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। इसका मतलब है कि जो भी अध्यक्ष निर्णय होगा वही फाइनल होगा और इसमें न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी। लेकिन सन 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने नागालैंड के किहोतो होलोवन मामले की सुनवाई करते समय इस प्रावधान को खारिज कर दिया कि समीक्षा नहीं की जा सकती। न्यायालय ने कहा कि न्यायिक सिद्धांतों की वजह से कि न्यायिक समीक्षा भारतीय संविधान के मूल ढांचे में आती है जिसे रोका नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि अब इसके बाद इस तरह के किसी भी मामले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ऐसा कुछ वर्तमान में कर्नाटक में देखने को मिला। कर्नाटक में अभी इस तरह की समस्या आई थी जिसमें बहुत सारे विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया था। तो इस केस में बाद में जो अध्यक्ष के निर्णय के बाद में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किया गया, न्यायिक समीक्षा की गई। हालांकि यह माना गया कि जब तक पीठासीन अधिकारी अपना आदेश नहीं देता है तब तक कोई न्यायिक हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। मतलब जब तक उसका
निर्णय नहीं आता उससे पहले कोई न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, उसके बाद ही न्यायिक समीक्षा की जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं दल बदल विरोधी कानून के लाभों के बारे में। तो यह कानून पार्टी में निष्ठा परिवर्तन को रोककर सरकार को स्थिरता प्रदान करता है। इसका मतलब यह है कि कुछ अगर सदस्यों की पार्टी के प्रति निष्ठा में परिवर्तन होता है और वो पार्टी बदलना चाहते हैं तो यह कानून उनको ऐसा करने से रोकता है। इस तरह से वो सरकार को एक तरह से स्थिरता प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि उम्मीदवार पार्टी के साथ साथ नागरिकों के प्रति भी वफादार रहें। अगर कोई उम्मीदवार किसी जगह से चुना जाता है और वो किसी पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करता है, किसी पर्टिकुलर पार्टी से होता है, तो उस केस में एक पार्टी की अपनी विचारधारा होती है, उसकी नीतियां होती हैं, जिसकी वजह से लोग उसको वोट देते हैं। और अगर वो उम्मीदवार चुने जाने के बाद अपनी पार्टी को छोड़ देता है, दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो इस तरह से वो वहां के नागरिकों को जिन्होंने उसको वोट दिया है उनके साथ धोखा करता है। यह कानून पार्टी में अनुशासन को बढ़ावा देता है, इसके साथ साथ राजनीतिक भ्रष्टाचार को भी कम करता है। यह कानून कुछ परिस्थितियों में दल बदल की अनुमति भी देता है, जिससे कि राजनीतिक दलों के विलय की सुविधा भी प्रदान की गई है। एक सदस्य के खिलाफ दंडात्मक उपायों का प्रावधान करता है जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शिफ्ट करता है। अगर कोई सदस्य व्यक्तिगत लाभ या राजनीतिक लाभ की वजह से अपने दल में परिवर्तन करता है तो यह कानून ऐसा करने से उसे रोकता है और इस तरह से सरकार को स्थिरता प्रदान करता है। हम लोगों ने देखा कि राजस्थान के केस में जो अध्यक्ष ने विधायकों को नोटिस दिया है, तो नोटिस की समय सीमा जो भी दी गई है उससे पहले क्या ये जो विधायक हैं वो न्यायालय में अपील कर सकते हैं कि नहीं, नोटिस का उत्तर देने से पहले। तो इस केस में हम देखेंगे कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अध्यक्ष की शक्तियों में हस्तक्षेप करने का अधिकार न्यायालय को नहीं है। सदस्यों की अयोग्यता संबंधी निर्णय लेते समय अध्यक्ष संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है। और 2019 के कर्नाटक के जो केस के बारे में अगर देखें तो न्यायालय ने विधायकों द्वारा अपील करने पर भी विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्यता संबंधी निर्णय लेने का समय दिया था। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ये सीखा कि क्लियर कट वहां पे न्यायालय ने बोला था कि वो तो केस में कि जब तक वो निर्णय नहीं लेता है अध्यक्ष तब तक न्यायालय कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर कोई विधायक जो लोग जो अग्रीव्ड हैं वो अपील करते हैं न्यायालय पे तो भी न्यायालय तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि अध्यक्ष निर्णय नहीं लेता है। अध्यक्ष के निर्णय लेने के बाद ही न्यायालय अपने रिव्यू कर सकता है या अपील की सुनवाई कर सकता है। दल बदल विरोधी कानून के संबंध में उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक निर्णय आया था और इस निर्णय के बारे में संक्षेप में हम लोग बात भी कर चुके हैं। 1992 में कियोतो होलोन बनाम अन्य इस मामले में न्यायालय ने विधायकों की निरर्ता संबंधी मामलों पर निर्णय लेने हेतु विधानसभा अध्यक्ष को प्राप्त विवेकाधिकार को बरकरार रखा था। तो 10वीं अनुसूची के हिसाब से जो विधानसभा अध्यक्ष या फिर जो सदन के अध्यक्ष होते हैं उनको जो अधिकार प्राप्त हैं उनको बरकरार रखा है। और बट इस केस के बाद से ही यहाँ पे न्यायालय ने ये कहा था कि अध्यक्ष के जो निर्णय होंगे उनको बाद में चुनौती दी जा सकती है, उनकी बाद में समीक्षा की जा सकती है, परंतु न्यायालय प्रक्रिया पर रोक अथवा स्टे नहीं लगा सकता है। ठीक है, तो प्रक्रिया जो भी प्रक्रिया होती है, जो वादकालीन चरण होता है उस पे हस्तक्षेप न्यायालय नहीं कर सकता है और जो भी निर्णय लेने के बाद ही न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो ऐसा न्यायालय ने यहाँ पे कहा था। इसके अतिरिक्त कुछ ही कारणों में अध्यक्ष के निर्णय के विरुद्ध चुनौती न्यायालय में दी जा सकती है और वो कारण कौन कौन से हैं? अगर संवैधानिक अधिदेश का उल्लंघन अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, दुर्भावनापूर्ण न्याय किया जाता है, प्राकृतिक नियमों का पालन नहीं होता है और भ्रष्टाचार का मामला होता है, तो इस केस में न्यायालय में अध्यक्ष के निर्णय के विरुद्ध चुनौती दी जा सकती है और न्यायालय उसकी समीक्षा कर सकता है। दल बदल विरोधी कानून को भारत की एक नैतिक राजनीति में ऐतिहासिक घटना के रूप में माना जाता है। इसने विधायकों या सांसदों को राजनीतिक माइंडसेट के साथ नैतिक और समकालिक राजनीति करने पर मजबूर किया है। साथ ही राजनेताओं को दल बदल करने के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए दल बदल करने के लिए हतोत्साहित भी किया है। लोगों का मानना है कि दल बदल विरोधी कानून में कुछ कमियां भी हैं और पीछे के वर्षों में देखा जाए तो दल बदल विरोधी कानून कुछ परिस्थितियों में दल बदल को रोकने में असमर्थ भी रहा है, विफल भी रहा है। इसलिए इसके संबंध में लोगों के पक्ष और विपक्ष दोनों में विचार है। दल बदल विरोधी कानून के संबंध में पक्ष और विपक्ष दोनों में ही लोगों के विचार हैं। अगर हम रिसेंट का केस लें तो राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और 18 विधायकों ने 10वीं अनुसूची के अनुच्छेद 2(1) का की संवैधानिकता को राजस्थान के उच्च न्यायालय में चुनौती दी है, एक याचिका दायर करके। 10वीं अनुसूची के अनुच्छेद 2(1) का में क्या लिखा हुआ है
कि स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ना सदस्य की अयोग्यता का आधार बन सकता है, आधार बताया गया है। तो इसके अनुसार जो हम लोगों ने दल बदल विरोधी कानून पढ़ा है उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई स्वेच्छा से अपनी पार्टी को छोड़ता है तो वो अयोग्य घोषित हो सकता है दल बदल विरोधी कानून के तहत। विधायकों का कहना है कि यह जो प्रावधान है वह असंतोष व्यक्त करने के अधिकार का उल्लंघन करता है तथा विधायक के रूप में एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। तो ये इन लोगों का ऐसा मानना है, इन लोगों का विचार है और इस बेसिस पे इन्होंने उच्च न्यायालय पे, जो राजस्थान का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है, उसमें एक याचिका दायर की है। अब इसकी सुनवाई होगी कि नहीं होगी, क्या होगा, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे जो भी न्यूज़ेज आएंगी। तो इस लेसन में हम लोगों ने सीखा कि दल बदल विरोधी कानून क्या है, इसके संविधान में क्या प्रावधान है, इसके लाभ क्या हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की। हम लोगों ने यह भी सीखा कि दल बदल विरोधी कानून के संबंध में जो अध्यक्ष है उसके क्या अधिकार हैं, उसको क्या विवेकाधिकार भी प्रदान किए गए हैं और न्यायालय का क्या हस्तक्षेप होगा, इसके बारे में भी बात की। अभी हम लोगों को ये भी सीखना चाहिए कि दल बदल विरोधी कानून से संबंधित या विधानसभा और इनसे संबंधित राज्यपाल के क्या अधिकार होते हैं, राज्यपाल का क्या महत्व होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी जानना चाहिए। क्योंकि जब भी दल बदल होता है तो कोई भी सरकार खतरे में आ जाती है, क्योंकि सरकार का बहुमत वहाँ पे कमज़ोर पड़ जाता है संसद में या फिर विधानसभा में उसका बहुमत कमज़ोर पड़ जाता है और ऐसे में सरकार गिरने के चांसेस रहते हैं। तो फिर हमारे राज्यपाल की भी उत्तरदायित्व सामने आ जाता है कि वो किसी पार्टी को बहुमत प्रस्ताव रखने के लिए फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आगे के लेसन में जानेंगे। एक और इसका नेक्स्ट लेसन हम लोग बनाएंगे और उस पे हम लोग सीखेंगे कि राज्यपाल की क्या कार्य हैं और राज्यपाल किस तरह से इस चीज़ को आगे हैंडल करता है। तो बस इस लेसन में इतना ही। अगर ये लेसन आपको अच्छे लग रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन में मदद कर रहे हैं, तो कृपया दूसरों के साथ शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।